ये दोस्तों कर्मों का खेल है सारा। और जैसा आप करोगे वैसा जैसा बर्ताव आप दूसरों के साथ में करोगे वैसा आपके पास में दोबारा लौट कर आएगा। अच्छा करोगे किसी के साथ में तो अच्छा आपके पास में लौट कर जरूर आएगा। और इसलिए चलो शुरू करते हैं हम गौतम बुद्ध की कथा। और अब इन गलत कर्मों को सुधारने के लिए कोई भी विकल्प नहीं है, तो आपको गौतम बुद्ध के जीवन की यह कहानी एक बार आवश्यक सुननी चाहिए। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। दुनिया में जो तरक्की हो रही है या देश में कोई तरक्की करता है तो उसे देखना चाहिए वह घर की टीम या बाहरी लोगों को मिलाकर बनाई हुई जहाँ जहाँ अच्छे समूह बनाए गए वहाँ वहाँ तरक्की हो गई। ऐसा ही देखा गया है। आपके आसपास लोग तरक्की पसंद है, वह मिलकर ही काम करते होंगे, उनका टीम वर्क अच्छा होगा। एक परिवार था, वह गरीब था, खाने को कुछ नहीं था। काफ़ी सोचा कि काम मिल गए मगर काम नहीं मिला। दो बच्चे थे, बीवी थी। एक दिन उन्हें विचार आया कि इस गांव में काम मिलना मुश्किल है, चलो कहीं और चलते हैं। इरादे से वे एक दिन गांव छोड़कर चल दिए। रात का समय था, रास्ते में भी जंगल था और सोचा वर्ष के नीचे रात गुजारी जाए। आदमी ने अपने एक लड़के को लड़की चुनने तथा दूसरे को पत्नी लाने के लिए भेज दिया दूसरे को पानी लाने के लिए भेज दिया तथा बीवी को चूल्हा बनाने के लिए कहा और उसने जगह साफ कर दी। चारों ने अपने काम पर लिया और चूल्हा जलाया। पानी गर्म होने लगा। वर्ष के ऊपर हंस रहा था। वह सोचने लगा कि वह कैसा मूर्ख है, इन्होंने चूल्हा तो जला दिया मगर इनके पास पकाने को तो कुछ है ही नहीं। हंस ने उनसे पूछा, तुम्हारे पास पकाने को क्या है? वो आदमी बोला, मुझे मार के खाओगे? हंस बोला, मुझे क्या क्यों मारोगे? आदमी बोला, हमारे पास ना पैसा है और ना ही सामान है, तो क्या करें? हम सोच में पड़ गए। इन्होंने चूल्हा भी जला लिया और सब शील है, मुझे तो यह खा ही जाएगा। तो हंस बोला, अगर मैं आपको धन दे दूं तो मुझे छोड़ दोगे? घर का स्वामी बोला, छोड़ देंगे। हंस कहने लगा, मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें धन देता हूँ। हंस उनको थोड़ी दूर ले गया और चोंच में इशारा किया, कहा कि यहाँ से निकाल लो। उन्होंने एक गड्ढा खोदा और वहाँ से धन निकाल लिया। हंस का धन्यवाद करके वापस अपने गांव आ गए और एक दिन ने खूब मौज में रहने लगे। अब उनके घर में किसी चीज़ की कमी नहीं थी। पड़ोसी ने देखा कि इस परिवार के पास ऐसा कौन सी चीज़ आ गई है जो इनके इतना कुछ हो गया। उसने छोटे लड़के को सारी बात पूछ ली और उनसे कहा, योजना बनाई। उन्होंने उसी वर्ष के नीचे ठहरा लगा आदमी ने अपने बड़े लड़के को कहा, लकड़ी लाओ, तथा छोटे लड़के को कहा, पानी लेके आओ, और कहा तुरंत आनाकानी करने लगी। बीवी ने भी कहा कि मैं थक चुकी हूँ। जैसे जैसे पानी लकड़ी इकट्ठी हो गई और पानी गर्म होने लगा, हंस फिर आया और बोला, तुम्हारे पास खाने को तो कुछ है नहीं, तो फिर पानी गर्म कर रहे हो? आदमी बोला, तुझे मार के खाऊंगा। हंस मुस्कुरा उठा और बोला, मारने वाले तो 3 पहले आए थे, अपना समय खराब मत करो, घर जाओ, तुझे क्या मारूंगा तो वापस ही। जिन्होंने दूसरों के जितना होता है वे खुद नहीं लड़ते। संसार का नियम भी ऐसा ही है। जिन लोगों ने तरक्की करी है वे मिलकर चलते हैं और आज भी संसार में उनका ही बोलबाला है। जो आपसी तालमेल में रहते हैं वे ही समाज रूपी हंस को जीत सकते हैं। शेखर ने अपने दादाजी से यह सवाल पूछा। सभी भी अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन बहुत कम लोग ही अपने लक्ष्य तक पहुंच जाते हैं। अपने लक्ष्य तक पहुंचता है तो क्या करना चाहिए? शेखर स्नातक अंतिम वर्ष का छात्र है और प्रतियोगिता परीक्षा को तैयार कर रहा है और उनके दादी भी प्राइवेट स्कूल से पढ़ाने जाती है बच्चों को। दादी तैयारी में मैं कहीं से भी अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ूंगा। मैं पूरी तैयारी के साथ पूरी परीक्षा दूंगा। फिर पहले में प्रयास से असफल हो जाता हो तो तुम क्या करोगे? शेखर ने कहा, मुझे बहुत निराशा होगी। मैं तैयारी में अपनी तरफ से कहीं नहीं छोड़ रहा हूँ। दादी ने कहा, निराशा ही असफलता की जड़ है। वह कैसे? शेखर ने सवाल किया और दादी जी से बोले, तुम्हें लगता है कि तुम्हारी तैयारी मुकम्मल है, लेकिन परीक्षा तो दूसरे की इच्छा का निर्भर है। अगर तुम पहले प्रयास में असफल होने के बाद निराशा हो जाते हो तो तुम्हारे आगे की तैयारी प्रभावित होगी। अगर तुम असफलता
और दुष्ट करने का मौका मानोगे, तभी आगे की तैयारी में तुम्हें दूर कर पाओगे। हर परीक्षार्थी यही सोचता है कि उसकी तैयारी पूरी तरह है, लेकिन असफलता सफलता कुछ लोगों को मिलती है। वही लोग होते हैं जो अपनी असफलता से सीखते हैं और दूसरों की असफलता से भी सीखने की कोशिश करते हैं। अपने काम को खुद नहीं समझे महत्वपूर्ण। मुकेश दफ्तर में ने पहले व दूसरे स्थान में काम करते थे। अपना काम तल्लीनता से करते, लेकिन चेहरा बनता है कि मुकेश ने अपने काम में खुश नहीं है। एक दिन इस बारे में पूछने पर उन्होंने कहा, जब काम मन नहीं लग रहा है तो चेहरा उदास हो ही जाता है। और काम में मन नहीं क्यों लग रहा है, यह पूछने पर उन्होंने कहा, अरे यह भी कोई काम की बात है। इसके बाद उन्होंने ढेर सारे तथ्य के साथ अपने काम को महत्वपूर्ण बताने की कोशिश की। उन्होंने यह भी कहा कि इस समय जो मेरे जिस्म है उसके आधार पर दूसरे स्थान में नौकरी भी नहीं मिलेगी। इस बात को मुकेश के रिपोर्टिंग मैनेजर कुमार को बताया गया। वह सुलझे हुए इंसान हैं। उन्होंने तरीके से मुकेश को समझाया कि उनका काम कैसे महत्वपूर्ण है। मिस्टर कुमार ने इनसे पूछा, मुकेश पहले अपने काम के बारे में बताइए। मुकेश ने कहा, मेरा काम यह देखना है कि हमारी कंपनी के प्रोडक्ट में कहाँ कहाँ गड़बड़ी है, उसे कैसे दूर किया जा सकता था। आगे ऐसा क्या किया जाए जिससे पुरानी खामी से फिर से सामने नहीं आए। मुकेश की बात खत्म होते ही मिस्टर कुमार ने कहा, यह जानकर अच्छा लगा कि अपने काम को अच्छा है जैसे आपने कहा है। आपके अनुसार आपका काम प्रोडक्ट का कैसे बेहतर बनाया जाए, उनके निर्माण के दौरान की खामियां को दूर करने से जुड़ा है। मुकेश ने कहा, हाँ। मैं सिर हिलाया। इसके बाद मिस्टर कुमार ने पूछा, जब प्रोडक्ट को लेकर इतनी बड़ी ही जिम्मेदारी कंपनी ने आपको दी है, तब आप अपने काम को महत्वपूर्ण क्यों समझते हैं? एक आम धारण है जो लोग प्रोडक्ट के निर्माण से सीधे जुड़े हैं वही मेन टीम के काम करते हैं, लेकिन हर काम मिस्ट्री का होता है। अगर ऐसा नहीं होता, आप कंपनी आपके ऊपर खर्च नहीं करती। कंपनी को पता है कि आपके काम का परिणाम प्रोडक्ट पर देखेगा। इसीलिए इस बात को मन से निकालिए कि आप जो काम कर रहे हैं उसकी पूछ नहीं है। ध्यान से देखोगे तो लगेगा कि आपका काम ही सबसे महत्वपूर्ण है। एकता और समझदारी। ऊंचे आकाश में सफ़ेद कबूतरों की एक टोकरी उठाकर जी रही थी। बहुत दूर जाना था उन्हें, लंबा रास्ता था। सुबह से उठते उठते थकान होने लगी थी। सूरज तेजी से चमक रहा था। कबूतर को भूख लगने लगी थी। तभी उन्होंने देखा कि नीचे जमीन पर चावल के बहुत से दाने पड़े थे। कबूतर ने एक दूसरे से कहा, चलो भाई थोड़ी देर रुककर कुछ खा लिया जाए, फिर आगे जाएगा। एक बुर्ज कबूतर ने सोचा और देखा, वहाँ दूर दूर तक कोई घर कर चावल के दाने कहाँ से। यहाँ बुजुर्ग ने बाकी कबूतरों को समझाया, मुझे लग रहा है कि यहाँ कोई गड़बड़ है, तुम लोग नीचे मत उतरो। लेकिन किसी ने भी बात नहीं सुनी। सभी कबूतर तेजी से उतरे, दाने चुगने लगे। इतने बढ़िया दाने बहुत दिनों के बाद खाने को मिले थे। वे बहुत खुश थे। जब सभी ने भर पेट खा लिया तो बोले, चलो भाई अब चलो आगे चले जाए। लेकिन यह जब उन्होंने उड़ने की कोशिश की तो उड़ ही नहीं पाए। दोनों के साथ साथ वहाँ एक चिड़मार का जाल भी, जिसमें उनके पाँव फंस गए थे। उन्होंने अपनी गलती पर पछतावा हो। बूढ़ा कबूतर पेड़ पर बैठकर सब देख रहा था। उसने जब अपने साथियों को मुसीबत में देखा तो फौरन उड़ा और चारों तरफ देखा। दूर चिड़ आता दिखाई दिया। वह फौरन लौटा और अपने साथियों को बताया। सब वहाँ से निकले का उपयोग सोचने लगे। तब बूढ़े कबूतर ने कहा, दोस्तों, एकता में बड़ी शक्ति होती है। सब एक साथ उड़ जाओगे तो जाल तुम्हें रोक नहीं पाएगा। उसने गिना, 1 2 3, उड़ो। सारे कबूतरों ने एक साथ जोड़ लिया और जाल उनके साथ उड़ने लगा। तब तक चिड़मार वहां पहुंचा। तब तक जाल काफी ऊपर उड़ चुका था। वह देखता ही रह गया और कबूतर जाल लेकर उड़ गए। बूढ़ा कबूतर आगे बढ़ा, उड़ रहा था। काफी देर उड़ने के बाद वे नीचे उतरे। वहां कबूतर के दोस्त चूहे रहते थे। चूहों ने अपने तेज दांतों से जाल काट दिया। इस तरह बूढ़े कबूतर की समझदारी और साथ मिलकर काम करने से भी सभी कबूतर बच गए। एक शहर में एक बहुत अमीर व्यक्ति रहता था। उसका नाम तो था धनी मन, लेकिन था वह बेहद कंजूस। उसका कहना था कि अगर अपने पास रखोगे तो सबको पता
बहुत पैसे हैं। फिर चोर डाकू पीछे पड़ गए और सारा पैसा लूट कर जाएंगे, लेकिन वह अपना सारा पैसा छुपा कर रहता था और खुद को एक अमीर व्यक्ति के सामने रखता था। लंबे कपड़े, जूते, सूखा खाना, यह सब देखकर आगे भिखारी समझे कि इनको पता था कि वह उसे कंजूस कहकर बुलाते हैं। एक दिन धनी मल को अपनी संपत्ति को चोरी से बेचने का एक बहुत बढ़िया उपाय में आगे मिला। सारे पैसे बहुत सा सोने को पिघलाकर उसका एक बड़ा सा गोला बना लिया। उसने शहर के बाहर जाकर पुराने कुएं के पास एक गड्ढा खोदा और वह गोला उसमें डालकर गड्ढा बंद कर दिया। अब वह निश्चित था। अपनी तसल्ली के लिए वह रोज रात को आकर गड्ढे में देख लेता था। जब उसका सोना वहाँ यहाँ नहीं, उसे विश्वास था कि कोई चोर इस जगह के बारे में नहीं जान पाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। धीरे धीरे पूरे शहर में यह चर्चा होने लगी। धनी मल रात में शहर के बाहर जाकर कुछ करता। एक रात जब उसने गड्ढा खोदकर देखा तो सोना वहाँ से गायब था। उसे गहरा सदमा लगा और वह बहुत चीख कर रोने लगा। उसके रोने की आवाज़ सुनकर बहुत से लोग वहाँ आ गए। धनी रोमल रो रहा कर अपना दुख बताने लगा। तब उसकी एक सी से उसे कहा, धनी मल, तुम एक भारी पत्थर इस गड्ढे में रख दो और समझ लो कि तुम्हारा सोना है। यह सुनकर धनी मल को बहुत गुस्सा आया। तुम मेरे सोने को पत्थर जैसा बता रहे हो? वह बोला, एक धनी मल, वह सोना तुम कभी इस्तेमाल तो करते नहीं थे, एक पत्थर की तरह यहाँ से दबा कर रखा था, तो फिर यहाँ सोना हो या पत्थर क्या फर्क पड़ता है? उसका पड़ोसी बोला, बात तो ठीक ही थी। धनी मल ने बहुमूल्य सोने को पत्थर के समान मूल्य ने बना दिया था। उसके बाद धनी मल ने मेहनत करके फिर पैसे कमाए, लेकिन अब वह कंजूस नहीं रहा था। अपने पैसे को बहुत अपने ऊपर और दूसरों लोगों की सहायता के लिए खर्च करता था। आंधी का बेटा औरत था, जिसके कारण उसके बेटे को स्कूल में बच्चे चिढ़ाते थे कि आंधी का बेटा आ गया। हर बात उसे यह शब्द सुनने को मिलता था कि आंधी का बेटा आ गया। इसलिए वह अपनी माँ से चिड़ताला साथ लेकर जाने में हिचक था। उसे नापसंद करता था। उसकी माँ ने उसे पढ़ाया और उसे इस लायक बना दिया कि अपने पैरों पर खड़ा हो सके, लेकिन जब वह बड़ा आदमी बन गया तो अपनी माँ को छोड़ अलग रहने लगा। एक दिन एक बूढ़ी औरत उसके घर आई और गार्ड से बोली, तुम्हें तुम्हारे साहब से मिलना है। जब गार्ड ने अपने मालिक से बोला तो मालिक ने कहा कि बोल दो, मैं अभी घर पर नहीं हूँ। गार्ड ने जब बुढ़िया से बोला कि वे अभी नहीं है तो वहाँ से चली गई। और थोड़ी देर बाद जब लड़का अपनी कार में ऑफिस के लिए जा रहा होता है तो देखता है कि सामने बहुत भीड़ लगी है और जानने के लिए वहाँ क्यों भीड़ लगी है। वह वहाँ गया तो देखा माँ वहाँ पर मरी पड़ी थी। उसने देखा कि उसकी मुट्ठी में कुछ है। उसने जब मुट्ठी खोली तो देखा कि एक लेटर, जिसमें यह लिखा था कि बेटा, जब तू छोटा था तो खेलते वक्त तेरी आंखों से सरिये ढह गई थी और तू अदा हो गया था, तो मैंने अपनी आंखें दे दी थी। इतना पढ़कर लड़का जोर से रोने लगा और उसकी माँ उसके पास नहीं जा आ सकती थी। दोस्त के वक्त रहते ही लोगों की वैल्यू करना चाहिए। लोगों की वैल्यू करनी चाहिए। अंदाज भी नहीं है दोस्त, कभी ठुकरा देते हैं, कभी आंसू भी पी जाते हैं। जीवन साथी सबसे अजीज होता है। मैं हस्बैंड मेरिटल लाइफ पर एक कार्यक्रम करता था जिसमें कुछ शादीशुदा जोड़े हिस्सा ले रहे थे, जिस पर प्रोड्यूसर मंच पर कुछ नोट की सभी पति पत्नी ने शादी जो कर हंस रहे थे। यह देखकर प्रोफेसर ने कहा कि चलो पहले एक गेम खेलते हैं, उसके बाद अपने विषय पर बात करेंगे। सभी खुश हो गए और कहा, कौन सा गेम? प्रोफेसर ने एक मेरी लड़की को खड़ा किया और कहा, तुम ब्लैक बोर्ड पर ऐसे 2530 लोगों के नाम लिखा जो तुम्हें सबसे अधिक प्यार हो। लड़की ने पहले तो अपने परिवार लोगों के नाम लिखे, फिर अपने सगे संबंधित दोस्तों, पड़ोसियों, सहकर्मियों के नाम लिख दिए। अब प्रोफेसर ने उसमें से कोई भी कम पसंद वाले 5 नाम मिटाने को कहा। लड़की ने अपने सहकर्मियों के नाम मिटा दिए। प्रोफेसर ने और 5 नाम मिटाने को कहा। लड़की ने थोड़ा सोचकर अपने पड़ोसी के नाम मिटा दिए। अब प्रोफेसर ने और 10 नाम मिटाने को कहा। लड़की ने अपने सगे संबंधित और दोस्तों के नाम मिटा दिए और अब बोर्ड पर सिर्फ 4 नाम बचे थे, जो उनके मम्मी पापा, पति और बच्चों का नाम था। अब प्रोफेसर ने कहा, इसमें और 2 नाम मिटा दो। लड़की समझ से पड़ गई और बहुत सोचने लगी। पापा का नाम मिटा हुआ सभी लोग समझ और
थे, क्योंकि वह जानते थे कि यह गेम सिर्फ वह लड़की ही नहीं खेल रही थी, उनके दिमाग से भी यह सब चल रहा था। अब सिर्फ 2 ही नाम बचे थे, पति और बेटा। प्रोफेसर ने कहा, एक नाम मिटा दो। लड़की अब सहमी सी रह गई और सोचने के बाद रोते हुए अपने बेटे का नाम काट दिया। और प्रोफेसर ने कहा, लड़की से कहा, तुम अपनी जगह पर जाकर बैठ जाओ और सभी की तरफ गौर से देखो और पूछो, क्या कोई बता सकता है कि ऐसा क्यों हुआ कि सिर्फ पति का ही नाम बोर्ड पर रह गया। वो कोई जवाब नहीं दे पाया, सभी मुंह लटकाकर बैठे थे। प्रोफेसर ने फिर उस लड़की को खड़ा किया और कहा, ऐसा क्यों? जिसने तुम्हें जन्म दिया, पाल पोस कर इतना बड़ा किया, उनका नाम तुमने मिटा दिया, और तुमने अपनी कोख के जिस बच्चे को जन्म दिया उसका नाम भी तुमने मिटा दिया। लड़की ने जवाब दिया कि जब अब मम्मी पापा बूढ़े हो चुके हैं, कुछ साल के बाद वह मुझे और इस दुनिया को छोड़कर चले जाएंगे, और इस दुनिया को छोड़कर चले जाएंगे, लेकिन पति का साथ तो जब तक जीवित हूँ तब तक रहेगा, आपको पता है। और हाँ, वह मुझे इस दुनिया को छोड़ जाएंगे, और मेरा बेटा जब बड़ा हो जाएगा तो ज़रूरी नहीं है कि वह शादी के बाद मेरे साथ ही रहे, लेकिन मेरे पति जब तक मेरी जान में जान है, जब तक मेरा आधा शरीर बनके मेरा साथ निभाएंगे। इसलिए मेरे लिए सबसे अजीज मेरे पति है। प्रोफेसर और बाकी स्टूडेंट ने तालियों की गूंज से लड़की को सलामी दी और प्रोफेसर ने कहा, तुमने बिल्कुल सही कहा है, तुम और सभी के बिना रह सकती हो, पर अपने आधे अंक अर्थात अपने पति के बिना नहीं रह सकती। मजाक मस्ती तक तो ठीक है, पर हर इंसान का अपना जीवन साथी ही सबसे ज़्यादा अजीज होता है। दिमाग का इस्तेमाल कर पक्ष करिए परिस्थितियों। एक शेर जंगल में शिकार पर निकला था। एक लोमड़ी अचानक उसके सामने आ गई। लोमड़ी को लगा कि अब उसे कोई नहीं बचा सकता, लेकिन उसने हार नहीं मानी और अपनी जान बचाने के लिए एक तरक्की सोची। लोमड़ी ने शेखर के कड़े हुए शब्दों कि मुझे मार सको, यह सुनकर शेखर थोड़ा अनिश्चित हुआ। उसने पूछा, तुम ऐसा कैसे कह सकती हो? लोमड़ी ने अपनी आवाज़ ऊंची करते हुए बोली, तुम्हें सच बता देती हूँ, और ईश्वर ने स्वयं मुझे इस जंगल और जंगल में रहने वाले सभी जानवरों का राजा बनाया है। यदि तुमने मुझे मारा तो यह ईश्वर के विरुद्ध होगा और तुम भी मर जाओगे। कुछ देर चुप रहने के बाद लोमड़ी ने कहा, और अगर विश्वास नहीं हो रहा है तो तुम मेरे साथ जंगल घूमने चलो, और तुम मेरे पीछे चलना और देखना कि जंगल के जानवर मुझसे कितना डरते हैं। शेखर इनके लिए तैयार हो गया। लोमड़ी निडर होकर शेखर के आगे चलने लगी। लोमड़ी के पीछे शेर को चलते देखकर जंगल के दूसरे जानवर डर कर भाग गए। कुछ देर जंगल में घूमने के बाद लोमड़ी ने शेखर से सवाल किया, क्या तुम्हें मेरी बात पर विश्वास हुआ है? कुछ देर चुप रहने के बाद शेखर ने कहा, तुम ठीक कहती हो, जंगल के राजा तुम ही हो। परिस्थितियाँ कितनी भी विपरीत क्यों न हो, हम अपने दिमाग का इस्तेमाल कर उसे पक्ष में कर सकते हैं। हमारा दिमाग प्रोसेसर के आधार पर काम करने वाला कंप्यूटर नहीं है। दिमाग कंपाउंड वक्त सोचने की क्षमता है, हर समस्या का समाधान तलाशने की ताकत है। यह सभी संभव होगा जब है परिस्थितियों में भी अपना धैर्य बरकरार रखिए। सफल होने के लिए हमेशा सीखते रहे। सिकंदर और रोहित मित्र दोनों एक साथ अपना काम शुरू किया। दोनों ने मित्रों का व्यापार खूब चलाया। कुछ समय बाद रोहित ने सोचा कि अब मेरा व्यापार चल पड़ा है, मैं तरक्की करता चलता जाऊंगा, इसलिए अब मुझे इस लाइन में कुछ नया सीखने की ज़रूरत नहीं है। व्यापार में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। रोहित के व्यापार में भी ऐसी स्थिति आई और उसने नुकसान झेलना पड़ा। सिकंदर के व्यापार में भी उतार चढ़ाव, पर उसने उतना नुकसान नहीं हुआ जितना रोहित को हुआ। रोहित ने सोचने लगा कि सिकंदर ने अपने नुकसान को नियंत्रित कैसे किया। रोहित ने इसके बारे में पूछने का मन बनाया। जब सिकंदर ने इसके बारे में सिकंदर से कहा, मैं अभी सीख रहा हूँ। रोहित ने कहा, समझा नहीं। सिकंदर ने अपनी बात समझाते हुए कहा, मैं अपना ही नहीं दूसरों की गलतियाँ और कामयाबियों से भी सीखता हूँ। इससे मेरे जीवन में एक जैसी परेशानियाँ बार बार नहीं आती है, अगर आती भी है तो आसानी से हल कर जाता हूँ। सिकंदर की बात सुनकर रोहित को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसे एहसास की शुरुआत उस सफलता के बाद उसने सीखना एकदम छोड़ दिया। यही वजह है कि अपने व्यापार में होने वाले नुकसान का आजकल वह नहीं कर पाता। जीवन में सफल लोगों के लिए सीखना रहना जरूरी है। ईश्वर को हमेशा सीखते रहना चाहिए। इसके भीतर
नकारात्मक विचार नहीं आते हैं, बल्कि उसमें सकारात्मक बदलाव आता रहता है और सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ता रहता है। सीखने के और हाँ, हम तो महज उनके हाथों की कठपुतली है। मनोभावना भी थकान को मिटाएगा। क्या दिक्कत है? एक ऐसा सोच लेने से महात्मा बुद्ध ज्ञान प्राप्ति के घोर तप में लगे थे। उन्होंने शरीर को काफी कष्ट दिया, यात्रा इस घने जंगलों में कठिनाई साधनों का, पर आत्म के ज्ञान की प्राप्ति हुई। सोचने में अभी तक भी कुछ प्राप्त नहीं किया, अब आगे क्या कर पाऊंगा। निराशा, अविश्वास के इस नकारात्मक भाव ने उन्हें शुभ कर दिया कि कुछ क्षणों के लिए प्यास लगी। वे थोड़ी दूर झील तक पहुंचने पर उन्होंने एक दृश्य देखा। एक सी गिलहरी के दो बच्चे झील में डूब गए। पहले एक गिलहरी झगड़ते बैठी, फिर उन्होंने देर बाद उठकर झील के पास गई, अपना सारा शरीर झील के पानी में भिगोया और फिर बाहर आकर पानी झाड़ने लगी। एक बार लगी। बुद्ध सोचने लगे कि गिलहरी का प्रयास कितना मूर्खतापूर्ण है। क्यों कभी इस झील को सुखा सकेगी? किंतु गिलहरी का यह क्रम लगातार जारी था। बुद्ध को लगा मानो गिलहरी कह रही है कि यह झील कभी खाली होगी ही नहीं। यह मैं नहीं जानती, किंतु अपना प्रयास नहीं छोड़ूंगी। अब उस छोटी सी गिलहरी ने भगवान बुद्ध को अपने लक्ष्य मार्ग से विचलित होने से बचा लिया। वे सोचने लगे कि जब यह नन्ही सी गिलहरी अपने लघु सामर्थ्य से झील को सुखा देने की दृढ़ संकल्प है, तो मुझे क्या कमी है? मैं तो इससे 1000 गुना अधिक क्षमता रखता हूँ। यह सोचकर गौतम बुद्ध पुनः अपनी साधना में लग गए और एक दिन बोधि वृक्ष तले उन्हें ज्ञान का आलोक प्राप्त हुआ। यह कथा असफलता के बावजूद प्रयासों के निरंतर पर बल देती है। यदि हम प्रयास करना न छोड़े तो एक ना एक दिन लक्ष्य की प्राप्ति हो ही जाती है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर कुछ सीखने को मिला है तो हमारे इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों। प्लीज़ दोस्तों, और हाँ, कमेंट में आप हमें ये भी बताइए कि आप 10 और 5 कितने होते हैं। थैंक यू। बाय बाय।